हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड सीएसआर रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। और उसी में आईएफएस ने लटों के साथ अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स एंजॉय किया है एंड सेलिब्रेट किया है, क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट की वजह से आईएफएस है। आईएफएस की लेगेसी जो है इन स्टूडेंट की वजह से ही मेंटेन है। चाहे वो यूट्यूब से पढ़े हो, चाहे वो पेड बैच से पढ़े हो, चाहे वो हमारे ऑफलाइन बैचेस से पढ़े हो, बट दे आर कनेक्टेड विथ आईएफएस। सो ऐसे ही एक स्टूडेंट शिफा जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सीएसआईआर एग्जामिनेशन, जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है लाइफ साइंस में, इन्होंने जेआरएफ कैटेगरी से 1 to 9 एआईआर ऑल इंडिया रैंक इन्होंने हासिल की है। तो इन्होंने ए रैंक कैसे हासिल की है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज लगाई है, और कौन से हर्डल्स इनके वो प्रिपरेशन में आए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इनसे ही जान लेंगे। और ऐसे कौन से शॉर्टकट्स थे या फिर ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज थे जो इन्होंने अपनाई, जिससे इनका ऐसा रैंक आया, ये सारी चीज़ें हम इनसे चुरा लेंगे, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो जान पाए। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello everyone, my name is Shifa Yavri. I am from Shahjahanpur, Uttar Pradesh. I completed my graduation and post-graduation from Royalkand University and affiliated with Gandhi Faizan College, Shahjahanpur, and in zoology subject. And in December 2024, I got JRF with All India rank 1. वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आईएफएस टीम। So, आईएफएस के जो thank भी you. लोग आपको देख रहे हैं, सभी की तरफ से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जूलॉजी बैकग्राउंड से आते हो, राइट? तो ऐसा क्यों लगा आपको कि यार सीएसआर में करूँ, ना कि मैं बीएड करूँ फिर टीचिंग में जाऊँ, ये सब करूँ? क्यों आपको सीएसआर खींचा है, आपको आपके सीएसआर की तरफ? सर मेरा ड्रीम साइंटिस्ट बनना है, दैट्स व्हाई सीएसआईआर ही एक बहुत मेजर प्लेटफॉर्म है और एक बहुत अच्छा एग्जाम है, प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते तो क्यों आपको साइंटिस्ट बनना है? कब से लगा कि यार मैं साइंटिस्ट बनूं, कुछ करूं? ऐसा क्या कुछ मोटिवेशन है, एक स्टोरी है, बैक स्टोरी आप शेयर कर सकते हो? हैं। यस सर, पहले पहले सर मेरा जो है ना साइड में जैसे कि एस्ट्रोनॉमी और क्या कहते हैं सर कॉस्मोलॉजी, इसमें पहले बचपन से ही था। तो पहले मुझे इसका ही साइंटिस्ट बनना था। ओके। यूनिवर्स था और इसका अभी भी मेरी जो फ्री टाइम होता है तब मैं इसी की बुक्स पढ़ती हूँ। लेकिन उसके बाद जो है फिर बायोलॉजी से मेरा 10th मतलब 10th में और फिर 11 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट से मेरा बहुत ही अच्छा मतलब कि अच्छे मार्क्स आए और बहुत ही अच्छा फेवरेट बन गया। तो उसके बाद मैंने सोचा फिर बायोलॉजी से ही रिसर्च पे आ गया। ओके, मतलब बचपन से आपको इंटरेस्ट था, बिकॉज आप वो कॉस्मॉस देखते थे, एनिमल यस प्लैनेट यस देखते थे, डिस्कवरी देखते थे, यस राइट? राइट, यस। वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बट नन ऑफ देम वांट टू परस्यू करियर इन रिसर्च, है ना, मोस्ट ऑफ देम। बट आपने उसी को सीरियसली लिया है, आपको वो फैसिनेटिंग लगा है, शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी कहीं उसी एक माइंडसेट से आता हूँ। वो फैसिनेटिंग लगता है आपको, नेचर को जानना, या फिर अर्थ के बाहर क्या है वो जानना। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे दुनिया नहीं होती, यस तभी वो दुनिया है। एंड पर आप रिसर्च में करियर करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। एंड हमारे यंग माइंड्स को रिसर्च में जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आई बीइंग फ्रॉम जूलॉजी सीएसआर का प्रिपरेशन करने में? सर जूलॉजी जो है वो बायोलॉजी का एक कोर सब्जेक्ट है। पर सिर्फ जूलॉजी इसमें ही पढ़ा था तो फिर लेकिन जो सीएसआर का सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट वास्ट सिलेबस है। उसमें बायोकेमिस्ट्री भी बहुत डीप आता है और हमें हर किसी सब्जेक्ट मतलब हर किसी यूनिट में परफेक्ट होना पड़ता है। तो इस वजह से ही सबसे पहले तो यही था कि कैसे कैसे यूनिट कंप्लीट करनी है। और हम लोगों ने जैसे जैसे 2024 के जून का एग्जाम देखा था उसमें ज्यादा कर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आए। पहले आते थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, अब आए थे थोड़े ज़्यादा कर एक्सपेरिमेंटल राइट। टाइप के। तो उसको सर कवर करने में भी बहुत टाइम लगा था। और स्टार्टिंग सर मैंने लेनिंजर लॉर्डेशियस मास्टर्स के एंड में पढ़ ली थी सीखी। लेकिन उस फिर दिसंबर का 2023 का एग्जाम दिया था तो मेरी बिल्कुल परसेंटाइल अच्छी नहीं। उसके बाद फरवरी में फिर मैंने आईएफएस का लाइव बैच को ज्वाइन करा था। और उसके बाद कुछ ही मंथ्स में अक्टूबर में मेरा बैच खत्म हो गया था। फिर सारा रिवीजन जो था सर यूट्यूब से करा था, जो एग्जाम मैपिंग आई थी, महाकुंभ आया था, सारे के सारे रिवीजन उससे करा था। और उसके बाद सर एकदम आप देखेंगे बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। खुद आंखों पे सर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी कहाँ से एक टाइम पे 68 परसेंटाइल आई थी और 68 से डायरेक्ट जंप मारी 99.17 परसेंटाइल। ग्रेट है, ग्रेट है। सो ये जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था, जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली थी, कुछ कारण की वजह से वो डिले हो गई,
राइट? ये यस। जो फ़ेज़ था इसको आपने कैसे हैंडल किया? आपने इसको लूज़ली लिया फिर चलो ठीक है रिलैक्स हो जाते हैं, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैं आराम से चिल करता हूँ या फिर आपने जो आपकी वीकनेस थी, जो आपके गलतियाँ थी उनको सुधारी आपने? सर पहले तो वीकनेस को ही जो कवर जैसे जो यूनिट्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसको कंप्लीट करा, जो क्वेश्चन्स पीवाईक्यूज़ रह गए थे उसको करा। फिर केसी सर ने ये कहा था कि अभी जो फ्री टाइम बचा है इसमें आप डीबीटी के भी क्वेश्चन्स लगाएँ, गेट के भी क्वेश्चन्स लगाएँ, एम्स का पीएचडी एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन्स लगाएँ, अलग-अलग आईआईटीज़ के जो होते हैं, अगर जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है आप उसको सॉल्व करें। और सर साथ-साथ में सर जो यूट्यूब चैनल है ना आईएफएस का, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि उसने उसमें जो था ना कि अ, कोर्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ गई थी। उसके लेकिन जो यूट्यूब पे चैनल था उसमें क्लासेस नहीं रुक रहे थे। क्लासेस की एंड नहीं हो रही थी। सर ने सब कुछ वैसे ही प्लान करा था कि इतने दिन का मार्क-वार्क रखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम मैपिंग रखेंगे, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी रखेंगे, स्ट्रैटेजी का सेशन रखेंगे। सो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी बच्चा खाली यूट्यूब से भी पढ़ेगा ना तो उसका निकल जाएगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली मतलब आप भी नहीं पढ़ना चाहो, तो भी हम पढ़ाते हैं, ऐसा है। हुँ, कंटिन्यू यस। आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लाते हैं एंड ये जो प्रिपरेशन आपने की है, आपने ऑनलाइन से की है, राइट? तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वही खुद का एक सेल्फ मोटिवेशन कैसे आपको मेंटेन करना होता है? बिकॉज़ कोई आपको बोलने वाला नहीं होता है कि अभी जो क्लास है, अभी जाके जॉइन करो। जैसे आप ऑफ़लाइन में होते, तो आपको जाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। किसी को पता नहीं चलता है ज़्यादा कि आए हैं, नहीं आए हैं। तो कैसा आपने मेंटेन किया? सर स्टार्टिंग में सर आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक अ नाइट आउल मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग से मेरे 11th-12th के एग्ज़ाम्स हुए थे तो रात-रात में पढ़ते थे 3 बजे तक, 4 बजे तक और उसके बाद में भी लेकिन आईएफएस की क्लासेस स्टार्ट होती थी सुबह 8 बजे। तो सर लेकिन उस टाइम भी मेरी सोने का टाइम होता था। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही डिफ़िकल्टी आई थी, लेकिन बाद-बाद में मेरा शेड्यूल वैसा बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा और फिर एकदम अच्छे से शेड्यूल पूरा बन चुका था और बहुत ही 3-3 घंटे की क्लासेस होती है और उसको कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम लगता है। उसके बाद जीपीपीज़ होती है, उसको कवर करने में। तो सर अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा अगर आप शेड्यूल देखेंगे, लाइफ़ से मतलब कि पूरा दिन ही बिज़ी रहता है, लाइव क्लास वाले बच्चों मतलब आप सिर्फ शेड्यूल ही फॉलो करोगे तभी आप डिसिप्लिन बन जाओगे राइट एग्जैक्टली यस, एंड इस क्लासेस की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सर्कैडियन साइकिल भी इन्होंने ठीक कर दिया जो आप यस रात सर रात भर कर नहीं सोते थे अभी जल्दी सो के आपको 8 बजे लेकिन क्लास अभी अटेंड अभी फिर से बिगड़ गया है। कोई बात नहीं बहुत अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया है खुद को एंड खुद के टाइम को तो जो पीवाई क्यूज है उसका कितना बड़ा रोल हो जाता है आपकी प्रिपरेशन में सर पीवाईक्यूज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि अगर हम खाली पहले हम लोग टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें, उसके बाद अपनी अगर जो मिस्टेक्स निकल रही हैं, उस मिस्टेक पे काम करें और उस उन पीवाईक्यू से जो है टॉपिक को पता चल जाता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, मतलब कि क्या गलती हुई है। तो एक तरीके से पीवाईक्यू भी थ्योरेटिकल रिवीजन ही करवा फिर वापस अपने टॉपिक पे जाइए और देखिए कि कौन-कौन से आपने मिस्टेक्स करी हैं, जो पहले टाइम पे पढ़ा था, वो क्यों नहीं समझ में आया था उस टाइम पे, क्यों उसमें गलती निकली थी। और ये भी होता है कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं सर वो रिपीट करते हैं। इस बार के भी एग्ज़ाम में अगर हम देखेंगे तो वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में जैसे सिग्नलिंग सर ने करवाया था, तो उसका एक उन्होंने एक पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में टाइप में सिग्नलिंग दिया था। और मेरा सर एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट था, एंटोमोलॉजी एमएससी में, तो उससे भी एकदम कोर के एकदम क्वेश्चन आया था, तो वो मेरी हेल्पफुल हो गया था कि हाँ, एंटोमोलॉजी से भी क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट। तो और काफ़ी चीज़ें सर ऐसी आई थी जो बिल्कुल ही इस बार के पेपर में डायरेक्ट थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी। जैसे कि हम देखेंगे मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन आया था। हम्म उसमें जब तक हम मीन नहीं निकालेंगे, सारा पूरा नंबर को कैलकुलेट करके, तब तक आंसर नहीं निकलेगा। राइट तो सर मतलब काफ़ी इजी कंसेप्ट थे बट लेंदी थे राइट लेंथी थे सर। सो ये जो पीवाईक्यूज है ये आपको एक रियलिटी चेक भी देते हैं कि आप कितने यस, पानी में हो आपको कितनी तैयारी करनी है एंड जो भी यस। गलतियां है इसको आप चेक कर सकते हो तो ये भी हम कह सकते हैं कि जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ये आपके साथ हुआ है यस सर, हुआ है मेरे साथ तो बहुत ही जब आप स्टार्ट एग्जाम में सिलेक्ट करते थे क्वेश्चन तो 100% एक्यूरेसी के साथ किया था इस बार में सर एग्ज़ाम में सर पहले 1 दिन पहले स्ट्रैटेजी सेशन हुआ था केसी सर का। उन्होंने ये कहा था कि आपको जो है ना ये एग्ज़ाम में स्मार्ट नहीं बनना है, कि अगर आपने एक क्वेश्चन को आपने एक टॉपिक पढ़ा है अगर जैसे सिग्नलिंग का पढ़ा है या फिर सेल बायोलॉजी का पढ़ा है, आपने उसको बहुत ही 1 हफ्ते तक पढ़ा है। लेकिन अगर वहाँ पे आप क्वेश्चन सोच रहे हैं कि हाँ, मैम यही वाला क्वेश्चन करना है, अगर आपको वो आ नहीं रहा है, तो आप उसे स्किप करें। और उस टाइम पे वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें देखिए कि मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ स्क्रीन के अंदर से कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो सर ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ में भी। ऐसा लग रहा था केसी सर का जो है ना वो सामने का चेहरा है और वो कह रहे हैं आगे बढ़ो, ये नहीं आ रहा है तो मत करो।
ईगो तो पे सर नहीं लेना है खुद क्वेश्चन को, ईगो पे नहीं चैलेंज नहीं लेना है कि करना है हम खुद। हाँ, यही करना है, यही करना है। तो सर एग्ज़ैक्टली, इस चीज़ में जो है ना मेरा टाइम को बहुत बचाया था। एग्ज़ैक्टली। ये पार्ट सी ये का तो बहुत ही छोटी-छोटी सर चीज़ें ही आपका एक बहुत बड़ा चेंज लाते हैं आपके रिज़ल्ट में, राइट? तो यस सर, काफ़ी टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने पढ़े थे लेकिन उसके क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने स्किप बिल्कुल ही सर स्किप कर दिया है और फिर ये मेरा पूरा क्वेश्चन मतलब अच्छे से कंप्लीट हो चुका। कभी-कभी क्या होता है आपको कुछ आता नहीं तो आप हाफ नॉलेज वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर देते हो, है ना? यस सर, यस। जबकि आपके आने वाले जो क्वेश्चन है वो आगे और है, बट आप उसी पे स्टक हो जाते हो। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें जो है, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चैलेंज मत करो खुद को। जो भी चैलेंज करना था वो एग्ज़ाम के पहले ही करना था। जो भी हार्ड यस, टॉपिक सीखने थे वो एग्ज़ाम के पहले ही सीखने थे। बट जब एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको स्मार्ट बनना है। नहीं, ईगो पे नहीं लेना है। सो अगर हम एबीसी इन 3 सेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया एंड उसके पीछे का कारण क्या है? सर सबसे पहले अप्रोच करा था पार्ट बी को, क्योंकि पार्ट बी से ये है ना डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं, तो हम लोग जितना भी टाइम है तो फिर सर जैसे सर ने स्ट्रैटेजी में बताया था कि पहले पार्ट बी में आप जाएँगे और स्टार्टिंग के 40 या 50 मिनट्स देंगे पार्ट बी को। उसके बाद आप स्किप करेंगे, पार्ट ए पे करेंगे, फिर जितने क्वेश्चन्स आप कर पा रहे हैं उसके उतने करेंगे और फिर ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है उस पार्ट ए को भी। उसके बाद पार्ट सी पे करेंगे क्योंकि वो ही जो है ना वो रैंक मैटर करती है उससे। उससे आपका सिलेक्शन मैटर करता है कि पार्ट सी में आप कितने अच्छे से कर रहे हैं और 25 के 25 क्वेश्चन्स करके आने हैं। उसमें कोई भी छोड़ना नहीं है, ये नहीं 24 का है क्योंकि उसमें चॉइस बहुत ही वास्ट है। तो सर 25 के 25 क्वेश्चन्स मैंने पार्ट सी के बिल्कुल ही कर दिए थे और ज़्यादातर मेरे सही भी थे। और नाइस। उसके बाद सर फिर पार्ट बी पे स्किप करा था। पार्ट बी के जो थोड़ा रह गए थे, फिर वो कंप्लीट करे थे। तो पार्ट ए में सर थोड़े से फिर पार्ट ए में और फिर जो है पार्ट सी का रिवीजन करा। मतलब आप 1-2 सेक्शन में जंप होते थे बीच-बीच में, राइट? ये सर कंटिन्यू जंप एक ही पूरा कंटिन्यू नहीं करा था। ओके। सो बीइंग फ्रॉम एनी कोर फंडामेंटल यूनिट, है ना? ज़ूलॉजी, तो यस सर, आपका पार्ट ए कैसा था? एक टिपिकल सवाल है कि बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, तो यस आपका सर, यस। कैसा हाल था इसमें? तब पार्ट ए में मेरे 6 टू 7 क्वेश्चन करेक्ट हो गए और विदाउट एनी प्रॉपर प्रिपरेशन यस वगैरह? सर, यस सर, बिल्कुल ही और उसके बाद कुछ क्वेश्चन्स ऐसे ऐसे थे जो बहुत ही सिंपल जो टॉपिक आप देखेंगे अगर आप तो वो जो दिनेश सर ने पढ़ाए थे वो बहुत सिंपल है लेकिन वो उसके ही ट्रिकी इस बार दे दिए थे क्वेश्चंस। तो सर उसको भी मतलब करा नहीं था क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा तो 6 टू 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल ही परफेक्टली सॉल्व हो रहे थे और आसानी से सॉल्व हो गए थे और आंसर भी उसका बिल्कुल सही आया। नाइस, बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं पूछूँ कि इन 13 यूनिट में से सबसे बहुत चैलेंजिंग यूनिट आपको कौन-सा लगता था एंड क्यों? सर मेरा ज़ूलॉजी सब्जेक्ट है तो प्लांट फिजियोलॉजी इज़ अ वेरी चैलेंजिंग यूनिट। उसके बाद लेकिन सर उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और वो एक स्टोमेटा वाला क्वेश्चन्स आए थे उसमें, वो डायग्रामेटिकल क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व हो गया था। 1-2 क्वेश्चन उसके सॉल्व हो गए थे, लेकिन जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तब सर बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था और बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म वाला सर यूनिट है। उसके जो पाथवेज़ है वो बहुत डिफिकल्ट है। बाकी सर मेरा बहुत अच्छे से हो गया अच्छा, मतलब और उनको डेवलपमेंट आप चैलेंज फेस करते थे तो उनको यस। कैसे टैकल किया आपने? सर उसका यही था कि जो नोट्स बने थे मेरे अच्छे से, उसका रिवीजन करा था। मतलब जो सर ने पीडीएफ्स देते थे सर यूट्यूब चैनल के उस पे ऐप पर, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। उसके बाद सर जो कोई जो रिवीजन सेशंस चल रहे थे यूट्यूब के ऊपर, उसको रिवीजन कर लिया था। तो सर ने कहा था ये इनफ है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं। और सर 2 क्वेश्चन्स डायरेक्ट आए थे प्लांट फिजियो से। प्लांट फिजिक्स से, राइट? हाँ, आप कभी-कभी लगता है कि प्लांट तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसका कैसे होगा? बट कभी आप सोचोगे ना, तो एनिमल फिजिक्स से आपको प्लांट ईज़ी लगने लगेगा, राइट? यस, यस। कुछ-कुछ बातें अगर आपने स्किप कर तो इसके कॉन्ट्रास्ट में कौन से ऐसे यूनिट है जो आपको लगते थे यार अब मुझे कभी भी पूछो, रात में उठा के भी पूछो मैं इसका आंसर सही दे दूँगी, ऐसे कुछ तो यूनिट थे, सेल कुछ बायोलॉजी टॉपिक थे? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सर एक मूवी की तरह मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा माइक्रोट्यूब्यूल ला रहा है। सब कुछ सर मेरे मूवी की तरह एनिमेशन की तरह पूरी की पूरी मूवी चलती है मेरे ब्रेन के अंदर। तो सर सबसे फेवरेट यूनिट मेरी सेल बायोलॉजी और रेप्लिकेशन और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसकी भी सर एनिमेशन की तरह वो दिमाग में आता है। उसको कोई रटने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, ये मैं यस कह सर, सकता यस, हूँ। यू कैन इमेजिन यस, एनीथिंग जो आप पढ़ रहे हो, आप डायरेक्टली उसका एनिमेशन बना सकते हो। तो मैं यस ये सर रिलेट कर आराम से। पाता हूँ बिकॉज़ हम बचपन से वो
कॉस्मॉस देखते आ रहे हैं, हम यस, वो सोचते रहते हैं कि आइंस्टाइन का एक कोट भी है कि हम जो है ना इमेजिनेशन के थ्रू पूरे यूनिवर्स में घूम सकते हैं, एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्ज़ैक्टली। लॉजिक के थ्रू एक पर्टिकुलर वर्ल्ड में ही रह सकते हैं। राइट, राइट, राइट। तो यही कुछ फ़ायदे होते हैं, ये कुछ हैबिट्स होती है जो अपन बचपन से अगर हमने खुद के अंदर ले ली है, तो बहुत सारे आपके आपको पता भी नहीं होता कि ये कुछ मेरे अंदर आ गया है। यस। अनकॉन्शियस तरीके से भी आपके अंदर वो बातें आ जाती हैं। तो अभी क्या सोचा है आपने, क्या करना है आगे? सर अभी तो जो जो फॉर्म्स आएँगे उसको फिल करना है। अभी जब स्कोर कार्ड आ जाएगा फिर उससे बाहर का भी फॉर्म फिल करेंगे और जितने भी फॉर्म्स आएँगे उसको फिल करना है और इंटरव्यू के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है और जो प्रपोज़ल होता है उस पे वर्क करना है। तो अभी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो ना, आपका रिसर्च पेपर रिसर्च स्कोर कार्ड तो आ गया है। सर इस वाले बेसिस पे वो जो अपडेटेड वाला आता है वो नहीं आया है अभी। नो, 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 नो। आप इसी के ऊपर से भी फॉर्म कर सकते हो, ओके फिल कर सर, सकते हो, ओके नो सर, प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर उसका वेट करोगे तो डेट निकल जाएगी, राइट? ओके यू सर, आई कैन विल फिल ट्राई। इट। आप एक सेपरेट मेल भी कर सकते हो उनको कि मैंने इससे ऊपर भरा है एंड बाद में अगर वो आए तो मैं आपको प्रूफ दे दूँगी, राइट? अभी तो आपके पास ओके, स्कोर कार्ड है और सभी को पता है कि कट ऑफ क्या निकला है, सब क्या निकला है, तो नो वरीज़, है ना? आप फ़िल कर सकते हो, ज़्यादा टाइम मत रुको। डेट एंड हो जाएगी ना, फिर आपको फिर जो है जून वाले सर्कल में साइकिल में आपको फिर पीएचडी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है? यस, यस, जो भी हो यस, एंड यस। आगे वाले फ्यूचर के लिए आपके ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस। जो थैंक भी यू सो आपने मच, अचीवमेंट किया है ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड सो मच सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।